गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपने अकाउंट स्पेसिमेन पेपर 24-25 का पार्ट बी विच रिलेट्स टू द सेकेंड बुक एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रेशियोज, इससे रिलेटेड जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 10. नाउ टुडे वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 11. So let's straight away go to the question. See question number 11. In sub parts 1 and 2, choose the correct options, and in sub parts 3 and 4, 3 to 5, answer the question as instructed. So question 1 का सब पार्ट 1 हम अभी डिस्कस करेंगे. According to the rating agency CRISIL, healthy demand for grocery items and expansion into tier 2 and tier 3 cities will help organized brick and mortar food and grocery retailers log a revenue of 14.5% in financial year 25. The agency further said that the debt raising will be capped to ensure healthy and key production metrics. Okay, तो यहाँ पे जो फूड एंड ग्रोसरी आइटम्स हैं, जो रेवेन्यू रिटेलर्स हैं, ओके, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि डेट रेज कर रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं एक्स्ट्रा फंड्स को फुलफिल करने के लिए. दे आर अडॉप्टिंग बोरिंग मेथड्स. तो अब यहाँ से हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चूज द फॉर्मूला ऑफ द रेशियो टू बी यूज्ड बाय फूड एंड ग्रोसरी रिटेलर्स एज अ डेट प्रोटेक्शन मैट्रिक्स. यानी जो अपने डेट लेते हैं उस पे जो कॉस्ट अटैच्ड है, दैट इज जनरली व्हाट, द प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड द इंटरेस्ट पेबल. ओके, तो डेट्स के अगेंस्ट में सेफ्टी सेफगार्ड के लिए रेशियो जो अपने अप्लाई करेंगे, दैट विल बी पॉइंट नंबर सी, दैट इज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. क्लियर. तो बोरिंग जो अपने करते हैं, जो कंपनीज करती हैं, उसमें सबसे बड़ा जो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है, दैट इज द इंटरेस्ट पेमेंट. तो जितना ज़्यादा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा, जितना आपकी प्रॉफिट अर्निंग अमाउंट ज़्यादा रहेगी, उतना डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट सिक्योर्ड रहेंगे. तो जनरली अपने डेट सेफ्टी के लिए कौन सा ये यूज़ करते हैं फॉर्मूला, दैट विल बी आंसर नंबर सी, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय फिक्स्ड चार्जेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, mention the ratio of ratio so chosen. ओके, और उस रेशियो का नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. क्लियर. सो पार्ट 1 का आंसर हो गया पार्ट सी, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, दैट इज पेबल ऑन लोन और डिबेंचर, विच एवर मेथड यू आर अडॉप्टिंग टू गेट योर फाइनेंसेस. और उस रेशियो को, इस रेशियो का मेन नाम क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ओके, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू व्हाट, एनपीबीटी डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. ओके, बजाज हिंदुस्तान शुगर, वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर एंड इथेनॉल प्रोड्यूसर्स, इन ऑर्डर टू रिवाइव द कंपनी हैज ऑफर्ड टू इन्वेस्ट 2500 crore as fresh equity, of which 1000 crore has already been infused. यानी कंपनी क्या कर रही है, अपने फाइनेंसेस को रेज करने के लिए 2500 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, जिसमें से कि 1000 शेयर्स का पैसा 1000 करोड़ का ऑलरेडी कंपनी में आ चुका है. So what will be the effect of this decisions of Bajaj Hindustan Sugar on its debt to equity ratio? ओके, तो डेट इक्विटी रेशियो पर क्या इफेक्ट आएगा. ओके, तो देखिए डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट्स ठीक है, ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म डिवाइड बाय इक्विटी. ओके, तो अब ये इसका फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी रेशियो. तो जाहिर सी बात है, जब आप फ्रेश इक्विटी इशू करेंगे
तो आपका जो इक्विटी है ये बढ़ जाएगा। ओके, डेट रिमेन्स फिक्स्ड। ओके, तो मान लीजिए पहले आपका जो डेट था वो था 100। ओके, और इक्विटी था आपका सपोज से 50। तो डेट टू इक्विटी रेशियो कितना था? 2:1। ओके, अब आप मान लीजिए 25 फर्दर इक्विटी इशू कर रहे हैं, तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा? नया इक्वेशन विल बी द डेट रिमेन सेम 100 but your equity rises to 75. Okay, now what is the ratio? The ratio is 4:3. So obviously जहाँ पे 50% पहले इक्विटी था अब वो हो गया 1/3. Okay, so the debt to equity ratio is reducing when fresh equity is issued. ठीक है, तो जब कभी भी आप डेट रेज करते हैं तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता है, और जब आप कभी आप इक्विटी इशू करते हैं फर्दर तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो घटता है। देखिए आंसर का 3, द रेशियो विल रिड्यूस एंड डिक्लाइन। ठीक है, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, Jubilant Woodworks, the company that operates Domino's restaurant in India, reported a net profit of 65.7 crores for the 3 months ending 31st December 2023। तो करंट ईयर में जो थर्ड क्वार्टर है, जो कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक 2023 तक है, उसमें प्रॉफिट कितना अर्न किया कंपनी ने? 65.7 करोड़ अगेंस्ट 80 करोड़ फॉर द 3 months एंडिंग 31st दिसंबर 2022। ठीक पिछले साल इस पीरियड में कंपनी ने 80 करोड़ अर्न किया था। ओके, तो ये डिटेलिंग्स है। करंट ईयर का 65.7 है और पिछले साल का उसी पीरियड का 80 करोड़ का प्रॉफिट था। अब पूछा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द 3 months एंडिंग 31st 2023 as compared to the same period ending 31st 20। तो हमको क्या निकालना है यहाँ से? द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो क्या फॉर्मूला अपने यूज करते हैं? सो दैट इज एब्सोल्यूट चेंज। ओके, तो एब्सोल्यूट चेंज क्या हो रहा है इसमें? देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है नंबर 4 का? एब्सोल्यूट चेंज इन द नेट प्रॉफिट बाय बेस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट इनटू 100। क्लियर? तो ना लेट्स वर्क विद द एब्सोल्यूट चेंज। देखिए एब्सोल्यूट चेंज इसमें कितना निकलेगा? तो हमारा करंट ईयर का जो प्रॉफिट था दैट वाज 65.7 और लास्ट ईयर का फिगर था हमारा 80 माइनस 65.7 करोड़ डिवाइड बाय लास्ट ईयर का प्रॉफिट था हमारा 80 करोड़ इंटू 100। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 14.3 करोड़ डिवाइड बाई 80 इंटू 100। ओके, तो इसको ये आ रहा है 17.87%। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट चेंज। क्लियर? आंसर में ये मिसप्रिंट आ गया है। आंसर की में ये देखो ये जो है ये गलत आया है। ठीक है, एक्चुअली दे हैव टेकन जो प्रॉफिट डिफरेंस चेंज आया था 14.3 और बेस ईयर के उसमें मिस्टेक कर दिया इसने, इन्होंने 65.7 पकड़ लिया है। इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 21.77%। ओके, बट द करेक्ट आंसर इज 17.87%। दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज। ओके, परसेंटेज डिक्रीज आपका आएगा 17.87। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
Read the news items given below and answer the questions which follow. Tata Consultancy Services a 17,000 crore share buyback program will open on December 1st and close on the December 7th. India's largest software exporter said on Tuesday. यानी ये अपना इक्विटी शेयर मार्केट से बायबैक करेंगे. They will repay back the amount taken from the equity shareholders, okay, worth rupees 17,000 crore. The company believes that the buyback is not likely to cause any material impact on the profitability or earning of the company, except to the extent of reduction in the amount available for investment, which the company could have otherwise deployed towards generating invested incomes, TTS said in a regulatory filing. Now, how would the cash flow from investing activity of TCS be affected? Okay. And if instead of buyback its shares had proceeded with its investment program. तो ये साधारण सी बात है कि अगर आप बायबैक कर रहे हो तो जनरली आपके जो फंड्स हैं वो आपके इक्विटी को रिड्यूस कर रहे हैं, और अगर आपने वो फंड्स को रिपे नहीं किया होता तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा आपके पास अवेलेबल होता जिसको कि आप और प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर सकते थे. तो इट इज़ डेफिनेटली श्योर दैट योर इंटरेस्ट इनकम्स from investments, okay, that will be hampered, that will be reduced to a great extent. Okay, so what will be the answer? तो देखिए इसका आंसर बताया गया है आउटफ्लो ऑफ कैश टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड. तो जाहिर सी बात है अगर आप बाईबैक कर रहे हो तो ये उसके बराबर का आउटफ्लो हो जाएगा, हमारे कंपनी से पैसा निकल जाएगा. और इनफ्लो ऑफ कैश, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको इन्वेस्ट किए होते किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में तो योर इनकम्स वुड हैव रेज्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11 फॉर यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे. From the following informations, you are required to prepare a common size balance sheet of Super Limited as on 31st March 2024. तो यहाँ से कॉमन साइज हमको बैलेंस शीट बनाना है. क्या क्या रखा है इसमें देखिए. नॉन करंट लाइबिलिटीज ₹2 लाख, यानी आपके जो फिक्स लाइबिलिटीज हैं वो 2 लाख रुपए हैं. शेयर होल्डर्स फंड 2.5 टाइम्स मोर देन द नॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी 2.5 गुना ज़्यादा. ओके, और तीसरा है करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज कितना है, 1 लाख. तो ये तीनों मिला के टोटल हमारा हो गया इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज. ओके, नॉन करंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स कितना दे रखा है, 3 लाख रुपया. ओके, और नॉन करंट एसेट्स क्या बताया है, 70% ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. ओके, जो इन तीनों का टोटल आएगा, ठीक है, उसका 70% हो जाएगा आपका नॉन करंट एसेट्स. ओके, सो लेट्स सी, गो फॉर द वर्किंग्स. देखिए शेयर होल्डर्स फंड क्या दे रखा है, ओके, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू 2.5 times more than non-current liability. ओके, तो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी ये दे रखा है 2 लाख रुपया. अच्छा, इसका 2.5 टाइम्स कितना होता है, इक्वल टू 2 लाख इंटू 2.5 यानी 5 लाख. ओके, नाउ व्हाट इट इज सेलिंग इज शेयर होल्डर्स फंड
इक्वल टू 2.5 टाइम्स मोर। therefore शेयरहोल्डर्स फंड कितना हो जाएगा, लिक्विडिटी हमारा नॉन करंट लायबिलिटी कितना था, 2 लाख प्लस 2.5 गुना ज़्यादा, यानी आपका शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा 7 लाख। क्लियर, ये हो गया इसका वर्किंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। देखिए ये इसका आंसर दिया हुआ है। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले। ओके, लेट्स सी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पहले हेडिंग हो गया ये कॉमन सेंस बैलेंस शीट ऑफ सुपर लिमिटेड 31/3/24। ओके, ये अमाउंट कॉलम है, नोट नंबर है, ये परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट है। तो कॉमन सेंस बैलेंस शीट में हम लोग टोटल लायबिलिटीज या टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में इंडिविजुअल आइटम्स को कंपेयर करते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड हमारा कितना दिया और निकल के आया था, अभी वर्क में बनाया था ने, दैट इज 7 लाख रुपीज। नॉन करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ था, 2 लाख, और करंट लायबिलिटी दिया था 1 लाख। ओके, सो दिस वाज द टोटल लायबिलिटी। सो 7 + 2 9 + 1 10, योर टोटल लायबिलिटी इज हाउ मच, 10 लाख रुपीज। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस, इंडिविजुअल आइटम्स बाय टोटल लायबिलिटीज इनटू 100। तो शेयर फंड कितना है, 7 लाख रुपया है। ओके, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो 7 लाख डिवाइड बाय टोटल लायबिलिटी कितना है, 10 लाख इंटू 100, सो दिस वर्क्स आउट टू 70%। उस तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी 7 लाख की जगह 2 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, 20%, और ये हो गया 10%। तो ये टोटल 100% हो गया आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट में। ठीक है, टोटल लायबिलिटीज का सिचुएशन। अब आते हैं एसेट्स में। तो एसेट्स में हमें केवल करंट एसेट दिया हुआ है 3 लाख। तो हमें ये पता है कि टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज। सो इफ the current assets are 3 lakhs, so what is the value of non-current assets? So this will definitely be the balancing figure. Okay, यानी टोटल लायबिलिटी मेरा कितना था, 10 लाख, तो टोटल एसेट्स भी 10 लाख होगा, माइनस करंट एसेट्स कितना है इसमें, 3 लाख, यानी 7 लाख हो गया आपका नॉन करंट एसेट्स। ओके, 7 लाख। So this is what, 7 lakh by 10 lakh into 100, or 70% of the total assets is your non-current assets. Okay, and फिर उसी तरीके से अपने नॉन करंट एसेट्स निकालेंगे। तो करंट एसेट्स का वैल्यू कितना था, 3 लाख रुपया। सो 3 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, सो दिस वर्क्स आउट टू 30%. Okay, so which is equal to 100%. So this was an overview of the 1 marks question and answers and the common size balance sheet. Okay, so question number 13 अपने next video में discuss करेंगे, and that will be relating to the cash flow statement. Okay, till then keep learning, and if you have any questions or queries, you can write in the comment box. I'll try to clear that off. And please do like, share and subscribe this channel as much as you